यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये प्लांट भोपाल में लगाया। ये कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें गैस इस्तेमाल होती थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। लेकिन मिथाइल आइसोसाइनाइड यहां बनती नहीं थी, उसका उत्पादन नहीं होता था यहां, उसका आयात किया जाता था अमेरिका से। 1970 में इस कंपनी ने एक आवेदन दिया कि हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड इसी कंपनी में उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जाए। 1970 का ये आवेदन गृह मंत्री जी 5 वर्ष तक पड़ा रहा। लेकिन 1975 में जब एक ऐसा रिजीम आया जहां ना अपील थी, ना दलील, ना वकील, जब भारत के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, जब देश में आपात स्थिति लागू थी, तब अक्टूबर 1975 में यह लाइसेंस इस कंपनी को दिया गया कि आप MIC का उत्पादन यहां कर सकते हैं। और मैं कहना चाहती हूं, मृत्यु के तांडव ने पहला कदम भोपाल में उस दिन रख दिया था जिस दिन इस कंपनी को MIC बनाने का लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा दे दिया गया था। क्योंकि MIC की गैस साधारण गैस नहीं होती। MIC की गैस छोटी मोटी जहरीली गैस भी नहीं होती। MIC की गैस वो गैस है उपाध्यक्ष जी जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। ये वो गैस है जो हिटलर ने गैस चैम्बरों में इस्तेमाल की थी। ये वो गैस है जो जिनेवा कन्वेंशन से प्रतिबंधित थी। और इस गैस को लगाने वाली फैक्ट्री के लिए कुछ सावधानियां बरतने के नियम हैं। इस तरह की फैक्ट्री कम से कम नगर की सीमा से 20-25 किलोमीटर बाहर लगनी चाहिए। लेकिन ये कंपनी जहां लगी वहां बहुत घनी बसाहटें थी, बड़ी बड़ी कॉलोनियां इसके आसपास बसी हुई थी। इसकी अनदेखी की गई, इन नियमों की अवहेलना की गई। और उसके बाद इसमें सावधानी ये बरतनी चाहिए थी कि ये गैस बहुत बड़े बड़े टैंकों में रखी जाती है, छोटे टैंकों में रखी जाती है। और वो छोटे टैंक बड़े बड़े टैंकों में नहीं रखी जाती, छोटे टैंकों में रखी जाती है। और वो छोटे टैंक भी आधे खाली रखे जाते हैं कि अगर कभी पानी उस टैंक में चला जाए और गैस उफनने लगे तो वो जो आधा भरा हुआ टैंक है वहीं तक रह जाए, बाहर न छिलके। उसके साथ खाली टैंक रखे जाते हैं। अगर गैस उफनने लगे तो वो गैस बराबर के टैंक में डाल दी जाए। वहां टेम्परेचर 0 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। इस कंपनी की बनावट में इनमें से एक भी सावधानी नहीं बरती गई। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं अध्यक्ष जी, जिस समय ये हादसा हो गया तो बहुत सी जांच एजेंसियों को इस कंपनी में जांच के लिए भेजा गया और उस जांच के आधार पर CBI ने एक चार्जशीट फाइल की। वो चार्जशीट उस CJM के ऑर्डर का हिस्सा है जो अभी 7 जून को उन्होंने फैसला दिया है। गृह मंत्री जी वकील हैं, मैं उस फैसले में से वो हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहती हूं कि क्या क्या लापरवाहियों का जिक्र चार्जशीट में किया गया। Mr. Home Minister, I would like to draw your attention. The CJM says, according to the charge sheet, the procedure for storage of MIC has been given at page 7. MIC should be stored in underground tanks of stainless steel type 304 and 316 for safety reasons. The size of the tank should be kept twice to the volume required for storage. As an alternative, an empty tank should be kept available at all the times. Now, the CSIR report reveals that the main causa causam for the incident were the needless storage of large quantity of MIC in large tanks like tank number 610. 1. Second, insufficient caution in design. Third, choice of material. Fourth, other alarming instruments. Fifth, inadequate control on system of storage. Sixth, and on quality of stored material, and as well as
lack of necessary facilities for quick effective disposal of material which led to the incident. And one more thing, Mr. Home Minister, more so on the date of incident, refrigeration system was not working. The flare tower was also out of order. VGS was incapable of neutralizing the large quantity of MIC. The MIC, which is highly dangerous and toxic poison and stored in large quantity, was an act of omission on the part of the accused persons, and no step was taken by the then authorities, namely Shri Warren Anderson, the chairman Union Carbide Corporation, USA. ये है वो लापरवाही का मामला। उपाध्यक्ष महोदय, ये है वो लापरवाही का मामला जो मैंने आपके सामने रखा। जिस चार्जशीट के आधार पर उन्होंने कहा कि यह हादसा हुआ, इसीलिए मैंने कहा यह मामला सामान्य दुर्घटना का नहीं है गृह मंत्री जी। ये मामला केवल एक्सीडेंट का नहीं है, ये मामला सामूहिक हत्या का मामला है। और आप इंग्लिश लॉ को जानते हैं, आप इंग्लिश लॉ को जानते हैं। इंग्लिश लॉ में आप पीछे देखने के बजाय अगर मेरी तरफ देखें, आप इंग्लिश लॉ जानते हैं। दिस इज द केस ऑफ कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर। क्योंकि केवल यही बात उस अमेरिकन कंपनी को समझ में आएगी, सामूहिक हत्या समझ में नहीं आएगी। दिस इज द केस ऑफ कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर, जहां केवल आर्थिक लाभ उठाने के लिए, पैसा बचाने के लिए हिंदुस्तानी जान को सस्ता समझते हुए ये हादसा होने दिया गया। ये हादसा हुआ नहीं, ये हादसा करवाया गया, लापरवाही के कारण करवाया गया। ये मेरा पहला आरोप। उपाध्यक्ष जी, उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग मरे। जब लोग अपने रिश्तेदारों को दफनाने से, उनका दाह संस्कार करने से फुर्सत पाए, तो शुरू हुई कानूनी लड़ाई। अनेकों संगठन बने गैस पीड़ितों के, और उन्होंने अलग अलग अदालतों में मुकदमे डाले, केस दर्ज करवाए। जबलपुर में केस डला, भोपाल में केस डला, दिल्ली में केस डला। तरह तरह के केस तरह तरह जगह पर जब चलने लगे तो भारत सरकार को लगा कि इतने केस ये लोग अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर लड़ें, ये सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक एक्ट बनाकर ये सारे अधिकार लड़ाई के खुद ले लें और इन सब की तरफ से हम लड़ें। और इस सोच के साथ एक एक्ट पारित हुआ, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। 1985 के उस एक्ट में को संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया और सारे के सारे अधिकार केंद्र सरकार ने ले लिए। उस भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट की धारा 3 पढ़कर बताती हूं, जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एंड शैल हैव, वो विधिवेत्ता है, जानते हैं जब किसी चीज पर एम्फसाइज करना होता है तो उसे दोबारा कहा जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एंड शैल हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रेजेंट एंड एक्ट इन प्लेस ऑफ, whether within or outside India, every person who has made or is entitled to make a claim for all purpose connected with such claim in the same manner and to the same effect as such person। यानी केंद्र सरकार, सारे अधिकार आप हमें दे दो, व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता, हम ये लड़ाई लड़ेंगे उस हर व्यक्ति की तरफ से जिसने कहीं भी मुकदमा डाला रखा है, चाहे यहां चाहे बाहर। लोगों को लगा इससे बड़ी सोच नहीं हो सकती, इससे बड़ी मदद भारत सरकार नहीं कर सकती। अकेला आदमी बहुराष्ट्रीय कंपनी से कैसे लड़ेगा? उनके पास तो इतना पैसा, इतना अमला, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर भारत सरकार हमारी ओर से लड़ेगी तो भारत सरकार के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी पड़ जाएगी। भारत सरकार के हाथ इतने लंबे हैं कि वो हम सब की तरफ से दबोच लेगी उस कंपनी को और हमें न्याय दिलवाएगी। भारत के भोपाल के लोगों ने, गैस पीड़ितों ने भरोसा करके
अंत का विश्वास करके ये बिल पारित करवा दिया। पूरी संसद ने सर्वसम्मति से उन गैस पीड़ितों से लेकर के सारे अधिकार भारत सरकार को दे दिया। लेकिन उपाध्यक्ष जी, उसके बाद जो घटा है उसे मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 साल के बाद 1985 में यह एक्ट आया। 1989 में उस भारत सरकार ने, जिस पर गैस पीड़ितों ने भरोसा किया था, जो दावा उन्होंने डाला था, वो दावा 1113 ऑफ 1986, उस दावे में उन्होंने $3 बिलियन यानी 3900 करोड़ रुपए का दावा किया था। मुआवजे का दावा 3900 करोड़ का जो डाला था, उपाध्यक्ष महोदय, 1989 में भारत सरकार ने एक सुलहनामा किया यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन से। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया। कोर्ट के अंदर मेरिट पर फैसला नहीं हुआ और आउट ऑफ द कोर्ट भारत सरकार ने और यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोगों ने बैठ करके एक सुलहनामा कर दिया और 615 करोड़ में उन्हें सारी देनदारियां खत्म कर दी, उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दी। आप हैरान होंगे, मेरा खून खौलता है जिस समय इस समझौते को मैं पढ़ती हूँ। 14 फरवरी को यह समझौता हुआ, 15 फरवरी को ऑर्डर हुआ और उसके बाद एक टर्म्स ऑफ सेटलमेंट बनी। वो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट क्या है? वो अंग्रेजी में है, इसलिए पहले अंग्रेजी में पढ़ के बताती हूँ, बाद में उसका हिंदी शब्दार्थ बताऊंगी। दिस सेटलमेंट shall finally dispose of all past, present and future claims, causes of action, civil and criminal proceedings of any nature whatsoever, wherever pending, by all Indian citizens and all public and private entities with respect to all past, present and future deaths, personal injuries, health effects, compensation, losses, damages and civil and criminal complaints of any nature whatsoever against you. Who was the Prime Minister in 89? कौन सा प्राइम मिनिस्टर? VP Singh was the Prime Minister. अरे मत बोलो, पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी। फरवरी 1989 को प्रधानमंत्री कौन था, मुझे बताने की जरूरत नहीं। नारायण स्वामी जी, क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसमें खुद फंस जाओगे? सुनिए सर, सुनिए। And civil and criminal complaints of any nature whatsoever against UCC, that is Union Carbide Corporation, against Union Carbide India Limited, against Union Carbide Eastern and all of their subsidiaries and affiliates, as well as each of their present and former directors, officers, employees, agents, representatives, attorneys, advocates and solicitors arising out of, relating to or connected with the claims, causes of action and proceedings against each other. All such claims and causes of action, whether within or outside India, of Indian citizens, public or private entities, are hereby extinguished, including without limitation each of the claims filed or to be filed under the Bhopal gas leak disaster registration and processing of claims scheme 1985, and all such civil proceedings in India are hereby transferred to this court and are dismissed with prejudice, and all such criminal proceedings, including contempt proceedings, stand quashed and accused deemed to be deemed to be acquitted. Upon full payment in accordance with the court's directions, the undertaking given by UCC pursuant to the order dated November 30th, 1986 in the District Court Bhopal stands discharged, and all orders passed in suit number 1113 of 1986 and or in any revision therefrom also stands discharged. उपाध्यक्ष महोदय,
अंग्रेजी में था समझौता। अंग्रेजी वालों को तो समझ में आ गया, लेकिन मैं हिंदी का शब्दार्थ इस सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है उपाध्यक्ष जी कि 615 करोड़ भारतीय सरकार को देकर के यूनियन कार्बाइड के लोगों ने गैस पीड़ितों से कहा, ये पकड़ो 615 करोड़ और गायब हो जाओ। खबरदार अगर कल से दिखे किसी कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस में, दिखना मत। आज से हमारी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी देनदारियां खत्म। आज से हमारे खिलाफ चल रहे दीवानी और फौजदारी सारे मुकदमे खारिज। आज से हम स्वतंत्र हैं। अब हमारे किसी भी वर्तमान या भावी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ तुम कोई मुकदमा नहीं डाल सकते, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे रहनुमाओं के साथ हमारा समझौता हो गया। और उपाध्यक्ष जी, 615 करोड़ के दो ड्राफ्ट, एक 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर का और एक 68 करोड़ रुपए के भारतीय रुपए का, दो ड्राफ्ट मेज पर पटकते हुए, हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए, अपनी ताकत पर इठलाते हुए और गैस पीड़ितों को ठेंगा दिखाते हुए यूनियन कार्बाइड के लोग बाहर निकल गए। बाहर गैस पीड़ित संगठन खड़े थे। गैस पीड़ित संगठनों ने नारे लगाने शुरू किए। गैस पीड़ित के मृतकों के परिजनों ने आंसू बहाने शुरू किए। तो बाहर निकल करके भारत सरकार के कुछ लोगों ने समझाना शुरू किया, अरे अच्छा हुआ इतना मिल गया, पता नहीं आपको ये भी मिलता कि नहीं मिलता। जब वो समझा रहे थे उस समय मेरे मुंह से एक शेर निकल रहा था, याद आ रहा था एक शायर का, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। हमें रहगनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। हम उनसे क्या शिकायत करें? वो तो व्यापारी थे, व्यापार करने आए, कमाने आए, वो क्यों देते हमें पैसा? लेकिन जिसे रहबर बनाया था 1985 के एक्ट के तहत अपने हाथ काट करके सारे अधिकार जिसको दे दिए थे, जिसको अपना रहनुमा बनाकर बैठाया था, जिस पर विश्वास किया था, उस रहबर ने क्या किया? उस रहबर ने 615 करोड़ में 3900 करोड़ का दावा, 615 करोड़ में दीवानी और फौजदारी सारी देनदारियों से मुक्त करके उनको बरी कर दिया। और गैस पीड़ितों को कहा कि आप, शायद कुछ लोगों को यहां ये लगता हो कि 615 करोड़ रुपए उस समय बहुत रहे होंगे 1989 में, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो बड़ा अमाउंट था। ये बड़ा अमाउंट नहीं था उपाध्यक्ष जी, क्योंकि ये 615 करोड़ कितनों में बंटने थे ये आप जानते? 10 लाख लोगों का क्लेम था और 5.5 लाख लोगों में ये 615 करोड़ रुपया बचना था। 5.5 लाख लोगों में क्या आना था? 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार। और ये बात मैं नहीं कह रही, कितने क्लेम्स थे और कितनों में ये पैसा बटा। अभी इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब 29 जुलाई को दिया गया। मैं उस क्वेश्चन का नंबर था 70, क्वेश्चन नंबर 70। उसमें इस सरकार ने कहा, सवाल पूछा गया था कितने दावे थे, कितने लोगों को मुआवजा बटा। ये आपकी सरकार का जवाब है। A total of 10,29,517 claim cases were filed and the Office of the Welfare Commissioner, after adjudication, awarded compensation in 5,74,376 cases. 5,74,376 लोगों के दावे वैध पाए गए। हो सकता है उसमें से कई और वैध रह गए हों, लेकिन जिनको कल्याण आयुक्त वेलफेयर कमिश्नर भोपाल ने वैध पाया, उन दावों की संख्या है 5,74,376।